नरगिस और राजो बस्त्र में एक राउंड खत्म कर चुके होते हैं। नरगिस कहती है, मेरा शौहर मुझे खुश नहीं कर पाता, बस अपनी शान और शौकत की बातें करता रहता है। उसके बाद दोनों दूसरे राउंड के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी कमरे में नरगिस के पति चाचा के आने की आवाज सुनकर राजो खिड़की से कूद कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चाचा आकर उसे पीछे से देख लेता है और उसका पीछा करते हुए तमाम नौकरों के घर में चला जाता है। मगर राजू पहले पहुंचकर सोने का ड्रामा करने लगता है। उसके बाद इनकल चाचा तमाम नौकरों को चेक करने लगता है कि किसकी दिल की धड़कन तेज है, और चेक करते हुए जब राजू के पास आता है तो उसे शक हो जाता है कि यही वो नौकर है, पर अंधेरे होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। इसलिए उसके कुछ बाल काट लेता है ताकि सुबह होने पर उसे पता चल जाए कि इस तरह की हिम्मत करने वाला दरअसल कौन था। पर इनकल चाचा के जाने के बाद राजू उठकर अपने तमाम साथियों के बाल भी थोड़ा थोड़ा काट देता है। सुबह होते ही इनकल चाचा तमाम नौकरों को लाइन में खड़ा करता है और एक एक करके चेक करने लगता है, लेकिन सबके बाल थोड़े थोड़े कट्टे हुए होते हैं, जिससे वो समझ नहीं पाता कि वो आदमी कौन था। फिर भी वो समझ जाता है कि जो भी है वो बहुत होशियार है। फिर सबको धमकी देते हुए कहता है कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूं, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो उसका काम तमाम समझो। फिर वो तमाम नौकरों के बाल कटवाकर छोटे करा देता है। अब अगले दिन जब नरगिस और इनकल चाचा खाना खाने बैठते हैं तो उनकल चाचा अपनी बीवी को इंतबाह देते हुए कहता है कि तुमने जो भी किया ठीक नहीं किया। मैं जानता हूं कि तुम भी इन सब में शामिल हो। अगर वो नौकर एक बार मुझे मिल गया तो मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन नरगिस इनकल चाचा से बिल्कुल भी नहीं डरती और कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी बीच इनकल चाचा अपनी बीवी और राजू को इशारा करते हुए देखकर समझ जाता है कि वो नौकर राजू ही है। फिर आगे हम राजू को काम करते हुए देखते हैं और वहां नरगिस भी होती है जो राजू के पास आती है और उसके साथ जबरदस्ती जलजला लाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस बार दौर से इनकल चाचा उन्हें देख लेता है और गुस्से में आकर अपने आदमियों से कहता है, राजू को पकड़कर मेरे पास ले आओ। राजू ने भी देख लिया था कि इनकल चाचा ने सब कुछ देख लिया है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देता है और इनकल चाचा के आदमी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। जंगल से होते हुए भागते भागते बहुत दौर जाने के बाद राजू फादर तोमासो को देखता है। फादर ने बाजार जाने के रास्ते में थोड़ी शराब पी ली थी और नशे की वजह से उनकी गाड़ी उलट गई थी और तमाम कपड़े भी दरिया में बह रहे थे। राजू ये देखकर फादर की मदद करता है और तमाम कपड़े फिर से इकट्ठा कर देता है। उससे फादर बहुत खुश होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि राजू का कोई घर नहीं है तो वो इसे अपने साथ गर्जा घर में ले आते हैं। फादर उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि गर्जा घर में तुम्हें गांगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो गर्जा घर की बहनें तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगले दिन सुबह फादर राजू को बहन मारिया बाजी से मिलवाते हैं और कहते हैं कि मैं एक आदमी को लाया हूं जो हर काम में माहिर है, पर यह गौंगा बहरा है, इसलिए उसे यहां लेकर आया हूं ताकि ये नौकर की जगह काम कर सके। ये सुनकर मारिया बाजी भी उसे काम पर रख लेती है। अब इसी दिन से राजू काम पर लग जाता है, पर बहन रानी और रोज को नहीं पता था कि राजू को काम पर रखा गया है। तो रावूज उसे घुसपैठिया समझकर भागती हुई उसके पास आती है और एक कल्हाड़ी से डराकर उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तभी बहन रानी जल्दी से मारिया बाजी को लेकर आती है और मारिया बाजी आकर उन्हें बताती है कि ये उनका नया माली है जिसका नाम राजू है और ये गौंगा बहरा है। फिर मारिया बाजी की बात सुनकर रावोज उसे छोड़ देती है। उसके बाद रानी को वायवला नाम की एक बूढ़ी राहबा के साथ कपड़े बनाने का काम करते हुए देखते हैं, पर इस दौरान उससे कपड़े बनाने का फरीम टूट जाता है तो उसे दरस्त करवाने के लिए वो राजू के पास जाने लगती है। पर तभी बहन ननबाजी रानी को जाते हुए देख लेती है और छिपकर इस पर नजर रखने लगती है। रानी राजू से वो फरीम दरस्त करने के लिए कहती है जिसे राजू दरस्त करने लगता है, लेकिन रानी यहाँ अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती और न ही सलाई का काम करना चाहती है। वो यहाँ से निकलकर अपनी जिंदगी को अच्छी तरह गुजारना चाहती है। पर ये सुनते हुए भी राजू कोई तासर नहीं देता क्योंकि वो सबके सामने गूंगा बहरा बना हुआ है। रानी भी ये जानती थी कि राजू कुछ नहीं सुन पाएगा और न ही किसी से कुछ कह पाएगा। उसके बाद रात के वक्त राजू के कमरे में फादर आते हैं और उससे पूछते हैं आज का दिन कैसा गया, क्योंकि यहाँ की बहनें थोड़ी झगड़ालू हैं जिससे काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर राजू कहता है कि हाँ, कुछ बहनें सच में काफी झगड़ालू हैं, लेकिन मैं अपना काम संभाल लूंगा। फादर कहते हैं कि परेशान मत हो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, पर कुछ भी हो मुझे बताते रहना और उनके सामने गूंगा बहरा बने रहना, जिससे वो तुमसे ज्यादा उलझेगी नहीं। वहीं रवूज अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है, तभी उसकी खिड़की में कोई पत्थर फेंकता है तो वो खिड़की खोलकर देखती है कि उसकी बचपन की दोस्त मार्ता उससे मिलने आई है। उसके बाद दोनों रानी के कमरे में जाती हैं और तीनों मिलकर शराब पीने लगती हैं। कुछ देर में वहां बहन ननबाजी भी आ जाती है और सब मिलकर मजे करने लगते हैं। फिर शराब पीते हुए वो रोमानवी बातें भी करने लगती हैं। मार्ता उन्हें लड़कों के बारे में बहुत सी बातें बताने लगती है कि एक जड़ी बूटी है जिसे एक खास तरीके से इस्तेमाल करके लड़कों को अपनी तरफ मतवजा किया जा सकता है, और ये सब सुनते हुए बाकी तीनों भी बहुत मजे लेती हैं। अगले दिन राजू जब काम कर रहा होता है तो रानी वहां आती है और राजू से कहती है मैंने तुम्हारे लिए ये रुमाल बनाया है। फिर वो रुमाल से राजू के पसीने पूछने लगती है और पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। दरअसल पिछली रात मार्ता की रोमानवी बातों को सुनने के बाद उसके दिल में गंदी ख्यालात आ गए थे, इसलिए वो बात करते करते अचानक उसे चौम लेती है, जिससे राजू भी उस मौका को जाया किए बगैर वहीं पर इसके साथ तूफान और जलजले के मजे लेने लगता है। लेकिन तभी गर्जा घर की घंटी बजने से राजू घबरा जाता है और रानी भी जल्दी से खुद को संभालकर गर्जा घर में नमाज पढ़ने चली जाती है। लेकिन
लेकिन नमाज पढ़ते वक्त रोज रानी के स्कार्फ और नाखून में मिट्टी लगी हुई दिखती है। अगले सेन में ननबाजी और रोज कपड़े धो रही होती हैं। तभी वहां रानी आती है जो बहुत खुश नजर आ रही थी। वो उनसे कहती है, कल रात बहुत मजे आया। रोज पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े उतने गंदे कैसे हो गए? जिस पर वो कहती है कि मैं इस नए माली के साथ उसके कामों में हाथ बटा रही थी, जिससे कपड़े गंदे हो गए। ये सुनकर इन दोनों को यकीन नहीं आता, क्योंकि रानी कोई भी काम नहीं करती थी। पर रोज काफी अय्यार थी। वो समझ चुकी थी कि रानी जरूर कुछ छुपा रही है। फिर आगे हम रोज और मार्ता को जंगल में देखते हैं, जो इस जड़ी बूटी को ढूंढती हैं। फिर वे इस जड़ी बूटी को उबालकर एक माए तैयार करती हैं, जिसके बाद मार्ता रोज की आंखों में इस मायर की 2 बूंदें डालती है और फिर उसकी अंगली में कट लगाकर थोड़ा खून लेकर उसके गालों पर लगाती है। लेकिन ये सब ननबाजी छिपकर देख रही होती है। उसके बाद रोज और मार्ता राजू के कमरे में जाती हैं, जहां रोज उसे चाकू दिखाकर डराती है। फिर दोनों मिलकर राजू को अपनी तरफ मतवजा करने की कोशिश करने लगती हैं। राजू को यह सब अजीब लगता है कि ये इसके साथ क्या कर रही हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपना कंट्रोल खो देता है। जिसके बाद तीनों मिलकर इस तूफान और जलजले का भरपूर मजा लेते हैं। फिर अपना काम खत्म होने के बाद दोनों घर से बाहर आ जाती हैं। तभी वहां आकर इन्हें ननबाजी मिलती है और पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो इसकी बातों का कुछ खास जवाब नहीं देती और बहाना बनाकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन ननबाजी समझ जाती है कि वे इससे कुछ छिपा रही हैं। अगली सुबह हेड फादर बश्प गर्जा घर घूमने आते हैं, तो फादर तुमासो और मारिया बाजी उनका इस्तकबाल करते हैं। दूसरी तरफ राजू रानी के कमरे में जाता है और दोनों फिर से एक बार तूफान और जलजले के मजे लेने लगते। पर इसी बीच बहन वायोला कमरे में आ जाती है, जिसे वो पहले महसूस नहीं कर पाते। लेकिन अचानक राजू इसे देखकर बोल पड़ता है, जिससे रानी चौंक जाती है। पर वायोला के आ जाने से दोनों घबरा जाते हैं और रानी खुद को दुरुस्त करते हुए वायोला की मदद करने लगती है और राजू बस्त्र के नीचे छुप जाता है। उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि बहन वायोला सुन नहीं सकती थी, इसलिए वो उनकी हरकतों को नहीं समझ पाती। बाद में राजू बगैर कोई भी आवाज किए खिड़की से निकल जाता है। अगले दिन ननबाजी राजू को आराम करते हुए देखती है और उसे अपनी तरफ मतवजा करने के लिए वो जड़ी बूटी बनाने लगती है, लेकिन वो उसे आंखों में डालने के बजाय पी लेती है। फिर वो अपने हाथ से खून निकालकर गालों पर लगा लेती है। वहीं रानी राजू के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा है। इतना में ननबाजी के आने की आवाज सुनकर रानी एक कोने में जाकर छिप जाती है और राजू सोने का ड्रामा करने लगता है। ननबाजी जड़ी बूटी के नशे में राजू के पास आकर चिपकने लगती है और अजीब वो गरीब हरकतें करने लगती है। लेकिन रोज के आने की आवाज सुनकर वो भी जाकर छिप जाती है, जहां पहले से रानी थी, और एक दूसरे को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। उसके बाद रोज कमरे में आती है और चाकू से डराकर राजू के हाथ बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी लगा देती है और फिर उसे डरा धमकाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। पर रानी और ननबाजी छिपकर उसका पीछा करती हैं। फिर जब वो जंगल के बीच पहुंचते हैं, तब तक रात हो चुकी थी। वो देखते हैं जंगल के बीचों बीच आग जल रही है और वहां बहुत सी लड़कियां बगैर कपड़ों के नाच रही हैं और पास में उन्होंने राजू को भी बांध कर रखा हुआ था। रानी कहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ननबाजी कहती है, मैंने इस तरह की रस्म के बारे में एक बार पढ़ा था, जिसमें इंसानों की कुर्बानी देकर कुछ लड़कियां चड़ील की ताकत हासिल करती हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोज रोज गुद्दे के बहाने ये सब करने आती थी और अब मार्ता भी उसमें शामिल हो चुकी है। मार्ता और रोज राजू को कुर्बानी देने ही वाली होती हैं। तभी राजू डर के मारे बोल पड़ता है कि मुझे छोड़ दो। ये सुनकर उन्हें भी पता चल जाता है कि राजू गूंगा बहरा नहीं है। वही नशे की हालत में ननबाजी भी कपड़े उतारकर इन लड़कियों के साथ नाचना शुरू कर देती है और ये देखकर तमाम लड़कियां भागने लगती हैं और मार्ता जाकर ननबाजी से झगड़ने लगती है कि वो यहाँ क्यों आई है। उसी बीच राजू को कुर्बानी देने वाली होती है। तभी रानी वहां पहुंचकर रोज से चाकू छीन लेती है और राजू को बचा लेती है। वहीं ननबाजी और मार्ता की हाथापाई में ननबाजी मार्ता को डंडे से मारकर बेहोश कर देती है। फिर उसके कपड़े पहनकर वे गधे को लेकर गिरजा घर की तरफ भाग आती है। गिरजा घर पहुंचकर वो चीखने लगती है कि रोज एक चुड़ैल है, और ये सब आवाजें सुनकर फादर बश्प बाहर आते हैं, तो ननबाजी आकर उन्हें बताने लगती है कि रोज एक चड़ील है। इतना में रोज, रानी और राजू भी वहां पहुंच जाते हैं। रानी फादर से कहती है ये झूठ बोल रही है और आज इसने वो जड़ी बूटी ले ली और नशे की हालत में बकवास कर रही है। पर ननबाजी कहती है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सब एक साथ मिले हुए हैं और ये दोनों इस माली के साथ मुबाशरत भी कर चुकी हैं। ये सुनकर फादर बशप मारिया बाजी को बुलाकर बाहर लाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी फादर तुमासो भी मारिया बाजी के कमरे से बाहर आते हैं, जिसे देखकर तमाम लोग हैरान रह जाते हैं और फादर बश्प भी समझ जाते हैं कि इस गिरजा घर में अब तक क्या चल रहा था। उसके बाद अगले दिन फादर बश्प एक एक करके सबको सजा सुनाते हैं और खुदा से मुआफी मांगने के लिए कहते हैं, और फादर तुमासो को सबसे बड़ी सजा मिलती है क्योंकि उन्होंने फादर होने का गलत फायदा उठाया था। उन्हें सजा के तौर पर एक ऐसे खानकाह में भेज दिया जाता है जहां सिर्फ मर्द रहते हैं, और राजू को फिर से अंकल चाचा के हवाले कर दिया जाता है, जहां अंकल चाचा के सिपाही उसे कैदी बना लेते हैं। उसके बाद हम तीनों बहनों को देखते हैं जो एक दूसरे से मुआफी मांगती हैं। बहनों ननबाजी भी रोज से कहती है मुझे माफ कर देना। फिर तीनों राजू के बारे में सोचने लगती हैं कि शायद अंकल चाचा उसे मार डालेगा।
इसलिए वो उसे बचाने का एक प्लान बनाती हैं। उधर अंकल चाचा ने राजू को जेल में बंद कर दिया था और फिर वहां आकर कहता है, मैंने अपनी बीवी को कितों और जंगली जानवरों के साथ बांध दिया है ताकि उसे दर्दनाक मौत मिले और अब तुम्हारी बारी है, पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि जिंदा रखकर इससे भी ज्यादा तकलीफ दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद राजू इन सिपाहियों से इल्तिजा करने लगता है कि वे उसे आजाद कर दें, लेकिन वो इनकार कर देते हैं और अल्टा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद एक कुचवे पर जलती हुई मोमबत्ती देखकर सिपाही उसके पीछे चले जाते हैं। दरअसल उस कुचवे को बहनों ने छोड़ा था और उनके जाने के बाद तीनों बहनें आकर राजू को बाहर निकाल लेती हैं और उसकी जगह एक पतला रखकर राजू को बहनों के कपड़े पहना देती हैं। फिर उसे लेकर जंगल की तरफ भागने लगती हैं। वहां मारिया को देखते हैं जो गधे को साथ लेकर तुमासू से मिलने आती है और दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके दरमियान प्यार हो गया था और वो एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे। इतने में वो कुछ आवाजें सुनकर छिप जाते हैं और इसी वक्त फर्नांडा अपना गधा वहां देखती है कि यह गधा यहाँ कैसे आया, लेकिन जिनीवरा उसे वहां से ले जाती है। फिर उनके जाने के बाद मारिया और तुमासू बाहर आते हैं और वो समझ चुके थे कि इन तीनों बहनों ने राजू को छुड़वा लिया है, पर उनकी शरारत देखकर वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और दोनों साथ वहां से चले जाते हैं और उसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।